हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी IQ IAS हिंदी पर। दोस्तों, आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं इतिहास वैकल्पिक विषय का एक दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक, और वो है आपका विऔद्योगिकरण। यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर जैसे ही कब्जा किया, अपना नियंत्रण किया, उसके साथ अपनी आर्थिक नीतियों में उसने भारत के उद्योगों को नष्ट करने का प्रयास किया। दोस्तों, ये बात आप अच्छे से जानते हैं कि भारत शुरू से ही एक औद्योगिकृत देश रहा था। वो अलग बात है कि संगठित उद्योग नहीं था, लेकिन असंगठित उद्योग हमारे यहाँ बहुत पहले से है, खासकर सिंधु घाटी सभ्यता से, जहां से आपके बने हुए माल, बने हुए कपड़े, बने हुए वस्तुएं दुनिया भर के बाजार में बेची जाती थी। आप देखेंगे तो कुषाण काल में, मौर्य काल के बाद और गुप्त काल से पहले के बीच पीरियड में आपने देखा होगा कि रेशम मार्ग था, जहां से बने हुए सामान की पूरी दुनिया में, खासकर रोमन साम्राज्य में बहुत ज्यादा मांग होती थी। हर पीरियड में भारत से व्यापार करने की दुनिया के देशों को बहुत जरूरत थी, क्योंकि दुनिया में माल की आपूर्ति यहीं से की जाती थी। और इसी माल को खरीदने के लिए यूरोपीय कंपनियां भारत में आई थी, और फिर उनमें से एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के बाजार पर कब्जा कर लिया। और कब्जा करने के बाद फिर उसने अपनी नीतियों में ऐसा बदलाव किया कि उसने जानबूझ करके भारत के उद्योगों को पूरी तरीके से तबाह कर दिया, और जिसका प्रभाव हम आज भी दिखाई देता है हमें। तो दोस्तों, आज इसी मुद्दे पर हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिर विऔद्योगिकरण है क्या, विऔद्योगिकरण के पीछे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के कौन कौन से कारक जिम्मेदार थे, किस तरीके से विऔद्योगिकरण हुआ, किस तरीके से नहीं हुआ, और उसका प्रभाव हमारे समाज पर, हमारी अर्थव्यवस्था पर, हमारे लोगों पर क्या पड़ा, किस तरीके से पड़ा। तो आज इसकी हम लोग विस्तृत चर्चा करते हैं। ओके, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि इतिहास वैकल्पिक विषय विश्व इतिहास के साथ हमारा शुरू हो रहा है दिसंबर बैच, और उसमें आज आप लोगों की क्लास, पहली लेक्चर, पहला क्लास प्रबोधन का युग शुरू हुआ है, ठीक है ना। और ये बैच में एडमिशन आप लोग 24 दिसंबर तक आप ले सकते हैं। अभी इसमें एडमिशन 24 दिसंबर तक ओपन है, तो आप जल्दी से कीजिए। MK लाइव कोड का इस्तेमाल करके अपना डिस्काउंट ऑफर का फायदा उठाइए, और इस बैच को ज्वाइन करके अपने विश्व इतिहास के ऑप्शनल विषय को प्रॉपर तरीके से कवर कीजिए। और इससे आपको GS में तो फायदा मिलेगा। GS में खासकर विश्व इतिहास वाला टॉपिक है वो कवर होगा, IR का टॉपिक कवर होगा, उसका पूरा बैकग्राउंड क्लियर होगा, मार्क्स अच्छे आएंगे डेफिनेटली। और इतिहास में आपको मेरा जो टारगेट है कम से कम 300 प्लस नंबर दिलवाने का, वो भी इसमें कवर होगा, डेफिनेटली होगा, क्योंकि बहुत आसान तरीके से हम लोग कवर करने की कोशिश करते हैं और सारी चीजें कवर करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग जानने की कोशिश करते हैं विऔद्योगिकरण, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसका मतलब क्या होता है। दोस्तों, इसका मतलब होता है आपका सिंपल सा, अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्षेत्र का घटता हुआ हिस्सा में, औद्योगिक क्षेत्र का घटता हुआ हिस्सा, भाग। यानी कि टोटल GDP में से इकोनॉमी का जो रेशियो है, इकोनॉमी का, इंडस्ट्री का, वो आपका घटता हुआ हिस्सा, घटता हुआ भाग विऔद्योगिकरण यानी कि उद्योगों के पतन को दर्शाता है। इसका मतलब है कि इस क्षेत्र की जो भूमिका है, दोस्तों ध्यान रखिएगा, इस औद्योगिक क्षेत्र की भूमिका GDP में और रोजगार दोनों ही कम होने लगता है, दोनों में कमी आती है। GDP के हिस्से में भी कमी आती है, रोजगार के हिस्से में भी कमी आती है। विऔद्योगिकरण की जो प्रक्रिया है दोस्तों, भारत में समझिएगा, भारत में जो शुरू की गई, ये कोई प्राकृतिक घटना नहीं थी, ये कोई प्राकृतिक घटना नहीं थी, बल्कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की एक रणनीति थी, और उसके तहत भारत में उद्योगों को नष्ट किया गया जानबूझ करके।
ठीक है ना। और वो रणनीति क्या थी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने औपनिवेशिक हितों को पूरा करना चाहती थी, औपनिवेशिक हितों को पूरा करना, वो पूरा करना चाहती थी। इसके लिए आपकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उद्योगों को नष्ट किया था, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और वो औपनिवेशिक हित क्या है? भारतीय संसाधनों का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाना, उसका व्यापार को अपने पक्ष में करना, भारत को लूटना और अपने देश का विकास करना, ठीक है ना। तो हम बात कहें तो इसके उद्देश्य क्या है, यहां पर हम देख सकते हैं विऔद्योगीकरण के कारण। इनको एक एक करके समझेंगे और कैसे हुआ था उस पर मैं विशेष तौर पर चर्चा करूंगा। देखिए, इसका कारण था औपनिवेशिक हित, कंपनी के अपने औपनिवेशिक हित थे, हित पूरा करना, नंबर एक। नंबर दो, भारतीय संसाधनों का दोहन करना, भारतीय संसाधनों को लूटना, उनका दोहन करना, ठीक है ना। और वो भी कैसे? उपनिवेश बनाकर, यानी कि भारत को गुलाम बनाकर उसको लूटना, ठीक है ना। व्यापार की जो दिशा है, भारतीय व्यापार की दिशा इसे इंग्लैंड के पक्ष में करना, यह बात आप अच्छे से जानते हैं कि इंग्लैंड पहले 1757 से पहले अपने देश से सोना, चांदी, हीरे जवाहरात जैसी महंगी धातुएं, महंगे सारे पदार्थ लेकर के आते थे और भारत से सामान खरीदते थे और दुनिया भर के बाजार में बेच करके मुनाफा कमाने की कोशिश करते थे। लेकिन उससे भारत को फायदा हो रहा था क्योंकि भारत का माल बिक रहा था, भारत में उद्योग धंधे और तेजी से विकसित हो रहे थे और भारत सोने चांदी की चिड़िया बनता चला जा रहा था। और इसी बात से इंग्लैंड चिंतित था कि यार हम वहां पर क्यों पैसा दें, हम अपने घर में क्यों ना रखें। और उसके बाद जब यहां से लूटपाट शुरू हुई तो ध्यान रखिएगा, इंग्लैंड में हो गई औद्योगिक क्रांति, इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति हो गई। तो औद्योगिक क्रांति को की सहायता करना, की सहायता, औद्योगिक क्रांति की सहायता करना, उसकी पूर्ति करना कैसे? कच्चे माल के द्वारा, भारत से कच्चे माल की आपूर्ति करना यहीं से, और उसका विनिर्मित माल को बिक्री करना, माल बेचना भारत में, यानी कि भारत को एक बाजार के रूप में तब्दील करना, बनाना, यह उसका कंसेप्ट था। इसका मतलब यह था कि इंग्लैंड ने भारत को जो लूट करके जो पैसा यहां से लेकर के गए, वो सब कुछ इंग्लैंड में जाकर के विज्ञान, प्रौद्योगिकी, तकनीक, ये सब विकसित हो ही चुका था। वहां पर बहुत अच्छे अच्छे डिस्कवरीज हो चुकी थी। तो वहां पर हुआ इंडस्ट्रियलाइजेशन, और इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो उसी समय नेपोलियन ने क्या किया, पूरे यूरोप को बांध करके इंग्लैंड को अलग कर दिया। अमेरिका आजाद हो गया, ठीक है ना। नेपोलियन ने यूरोप को अलग कर दिया, बचा ब्रिटेन। अब ब्रिटेन अपना अकेला क्या करे, ब्रिटेन अकेला क्या करे? और ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हो चुकी है। उन सभी उद्योगों को, उद्योगपतियों को, पूंजीपतियों को अपना माल अब बेचना है, और बेचने के लिए यूरोप का बाजार बंद है, अमेरिका का बाजार बंद है। और उन उद्योगों को चाहिए कच्चा माल, और कच्चा माल कहां से आएगा? वो भी अमेरिका से आ सकता था या यूरोप से आ सकता था, वो भी बंद है। इसीलिए उन्होंने पूरा फोकस किया इंडिया पर, पूरा फोकस किस पर किया? इंडिया पर। इसीलिए इंडिया को अपने उपनिवेश के तौर पर विकसित किया गया और भारत में जानबूझ करके उद्योगों को नष्ट किया गया, जानबूझ करके। तो ये एक घटना है, गतिविधि है, सारी चीजें हैं, ठीक है ना। क्लियर है तात्कालिक घटना कैसे कैसे हुई, इस सारी चीजें। और इसको अब आप ध्यान रखिएगा कि भारत में औद्योगिकरण जो हुआ है दोस्तों, वो एक बार में नहीं हुआ, बल्कि एक अलग प्रकार की घटना है,
अलग तरीके से है, उन दोनों घटनाओं को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। देखेंगे तो देखिए, विऔद्योगिकरण 1757 से पहले भारत में औद्योगिकरण होता रहा, लेकिन 1757 से लेकर के 1813 तक, जिसे हम वाणिज्यिक पूंजीवाद का चरण कहते हैं, इस पीरियड में क्या हुआ, कंपनी ने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राज्यों पर कब्जा किया, कंपनी ने भारतीय राज्यों पर कब्जा किया। और जब भारतीय राज्यों पर कब्जा किया तो यहां के क्या हो गए, राजे रजवाड़े, उनका प्रशासन, उनका शासन, उनके अधिकारी व्यवस्था, ये हो गई सब आपकी नष्ट, या कह सकते हैं बंद। और इसकी वजह से जब इनका बंद हुआ तो समझ लीजिए कि इनकी जो विशेष मांग है, मांग वस्तुओं की, विशेष वस्तुओं की, इनके साज सजावट की, इनके कपड़े की, अपने पहनने की, सारी चीजों की, वो जो मांग है वो हो गई खत्म। क्योंकि जब ब्रिटिश कंपनी ने इन पर कब्जा कर लिया, इनके पास पैसा ही नहीं बचा, इनको भगा दिया गया, हटो यहां से। अब ये बेचारे क्या करें? इसी वजह से ध्यान रखिएगा, जब इनकी मांग खत्म हो गई तो इनका शहरी उद्योग, जो शहरों में उद्योग चलते थे पहले, वो नष्ट हो गए, शहरी उद्योग नष्ट हो गए। बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? यानी कि सारे के सारे राजा, महाराजा, जमींदार, शासक, प्रशासक, अधिकारी, सेना के बड़े बड़े अधिकारी सब कहां रहते थे? शहरों में। और शहरों पर कब्जा कर लिया कंपनी ने, इनको निकाल के बाहर खड़ा कर दिया। ये बेरोजगार हो गए, इनके पास काम धंधा, पैसा, रुपया, लत्ता सब खत्म। इसीलिए शहरों में जो इनके लिए बनाई जाने वाली वस्तुएं थी, भोग विलास की वस्तुएं, वो खत्म हो गई और इस तरीके से शहरी उद्योग नष्ट हो गया। तो यह अनजाने में हुआ, जानबूझ करके नहीं किया, अनजाने में। और दूसरी तरफ ध्यान रखिए, जो ग्रामीण उद्योग है, ग्रामीण उद्योग जो असंगठित था, असंगठित, ये बढ़ता रहा। क्यों बढ़ता रहा? क्योंकि इसी को तो खरीद रहे थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राज्यों पर इसीलिए कब्जा किया कि वहां के संसाधनों पर कब्जा कर सकें, वहां के पैसे उसके भू राजस्व से वसूली कर सकें। और उस पैसे से उन्होंने ग्रामीण उद्योगों से सामान खरीदा, जिसको वो खरीदने आए थे, इसी के लिए आए थे। इसलिए यह बढ़ता रहा और शहरी उद्योग नष्ट हो गए। तो इस पीरियड में 1757 से लेकर के 1813 के पीरियड में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत से ही अपना निवेश निकाला और उस निवेश से ग्रामीण हस्तशिल्प उद्योग से संबंधित वस्तुओं को खरीदा और इस वजह से ग्रामीण उद्योग विकसित होता रहा और शहरी उद्योग पूरी तरह से नष्ट हो गया। ठीक है ना? तो ये रही आपकी विऔद्योगिकरण की प्रक्रिया। तो 1757 से लेकर के 1813 के चरण में आपका कौन सा उद्योग नष्ट हुआ? शहरी उद्योग। तो इस पीरियड में विऔद्योगिकरण जो होता है दोस्तों, ये विऔद्योगिकरण इस पीरियड में ये जानबूझ करके नहीं हुआ था, जानबूझ करके नहीं हुआ था। ये एक प्रक्रिया के माध्यम से ऑटोमेटिक हो गया, एक सामान्य घटना की तरह। लेकिन इसके बाद जो दूसरा पीरियड आया 1813 का पीरियड 57 तक, इसे कहते हैं हम औद्योगिक पूंजीवाद। और इस पीरियड में कंपनी ने भी औद्योगिकरण को जानबूझ करके बढ़ावा दिया, औद्योगिकरण को जानबूझ कर बढ़ावा दिया, बढ़ावा इसको दिया। क्यों दिया? उसके पीछे कारण था। नंबर एक, पहला कारण, इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति हो चुकी है और औद्योगिक क्रांति के लिए चाहिए कच्चा माल और चाहिए उसको बाजार, और बाजार इनके पास है नहीं, बाजार इनके पास है नहीं।
क्यों नहीं है? क्योंकि यूएस जो है आजाद हो गया, स्वतंत्र हो गया, तो ये आपका बाजार समाप्त हो गया। दूसरी तरफ आपका नेपोलियन आ गया यूरोप में। नेपोलियन ने महाद्वीपीय व्यवस्था लागू कर दी, महाद्वीपीय व्यवस्था लागू की। इसकी वजह से यूरोप से ब्रिटेन पृथक हो गया, पृथक, कोई संबंध नहीं। और यूरोप के देशों कह दिया गया कोई भी ब्रिटेन से संबंध नहीं रखेगा। तो ऐसी स्थिति में, इस स्थिति में उन्होंने जानबूझकर भारत को उपनिवेश बनाया, उपनिवेश बनाया। और कोई उपाय नहीं था, उपनिवेश बनाया, उस पर राजनीतिक नियंत्रण किया। क्योंकि अगर राजनीतिक नियंत्रण नहीं करेंगे तो अपना माल बेचेंगे कैसे और वहां के उद्योग धंधों को नष्ट कैसे करेंगे? बात समझ गए? और इन्हीं सब चीजों के लिए ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ब्रिटिश सरकार ने 1813 में चार्टर एक्ट लागू किया, चार्टर एक्ट लागू किया गया। और इसके माध्यम से मुक्त व्यापार की नीति लागू कर दी गई। मुक्त व्यापार की नीति यानी कि इंग्लैंड से आने वाला जो माल होगा उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, और भारत से जो माल जाएगा उस पर 4 गुना टैक्स लगेगा, उस पर 4 गुना टैक्स लगेगा। यानी कि ये एक तरफा नीति थी। कैसी थी? एक तरफा नीति, ठीक है ना। इसी समय आपके संचार और परिवहन के साधन विकसित किए गए, संचार प्लस परिवहन, इनको बढ़ावा दिया गया, को बढ़ावा दिया गया, यह किया गया। ददनी प्रथा लागू की गई, ददनी प्रथा लागू की गई, एडवांस देने की, कच्चे माल के लिए एडवांस देना, कच्चे माल के लिए एडवांस देना, कि पहले किसानों वगैरह को जहां से कच्चा माल मिल सकता है उनको पहले ही एडवांस दे दो। और भारत के किसानों की स्थिति पहले से ही खराब थी, तो सोचिएगा अगर ऐसी कंडीशन में उनको एडवांस मिल जाए तो क्या ही प्रॉब्लम है। तो ब्रिटिश सरकार ने उनकी स्थिति पहले ही खराब कर रखी थी, अब और ज्यादा खराब कर दी, टैक्स बढ़ा दिया और ऊपर से फिर नगद टैक्स लेना शुरू कर दिया। और आप एडवांस दे रहे हो तो उसको तो और फायदा है कि यार ठीक है भाई ले जाओ आज जानबूझ करके। और ब्रिटिश का ही शासन है, ब्रिटेन का ही शासन है एट एनी कॉस्ट, तो उनसे बच के जाओगे कहां? ठीक है ना। और इसी समय आपके सामाजिक सांस्कृतिक नीति में भी बदलाव किया गया। किसमें किया गया? सामाजिक सांस्कृतिक नीति में बदलाव। सांस्कृतिक नीति में बदलाव। ब्रिटिश सरकार ने इस नीति के तहत भारतीय समाज संस्कृति को प्रभावित करना शुरू किया, यानी कि इसमें ईसाई मिशनरियों को प्रवेश दिया गया। ईसाई मिशनरी को प्रवेश मौका मिला कि भाई ईसाई धर्म को फैलाओ, इससे लोग ईसाई बनने लगेंगे और भारतीय माल की जगह पर यूरोपीय माल की खपत बढ़ाएंगे। ठीक है ना। इसी में आपको 1 लाख रुपए शिक्षा का प्रावधान दिया गया, 1 लाख रुपया शिक्षा के लिए। इसी पीरियड में आपकी मैकॉले शिक्षा नीति लागू की गई, मैकॉले शिक्षा नीति लागू की गई। भारतीय बुद्धिजीवी को अपने पक्ष में करने का प्रयास किया गया, करने का प्रयास किया गया। कैसे? समाज सुधार के द्वारा, समाज सुधार, शिक्षा सुधार, इन सब चीजों के माध्यम से कि भाई ये हमारे साथ जुड़े रहेंगे, हमारे माल का एक बाजार बनाएंगे, हमारी कंपनी में काम करने के लिए तैयार रहेंगे, हमारे प्रशासन में काम करने के लिए तैयार रहेंगे।
तो इस तरीके से उन्होंने इस पीरियड में ये सारी चीजें की। तो बाजार भी बनाया और कच्चा माल भी खरीदा, यानी कि इस पीरियड में, यानी कि दूसरे चरण में आपके शहरी और ग्रामीण दोनों प्रकार के उद्योग जो हैं नष्ट किए गए। लेकिन यहीं पर ध्यान रखिएगा, तीसरा जो चरण है 1857 से लेकर के 1947 का जो चरण है दोस्तों, ये कहलाता है सीमित औद्योगिकरण का चरण। क्या कहलाता है? सीमित औद्योगिकरण। क्योंकि 1857 का जब विद्रोह हो गया और उसमें ब्रिटिश कंपनी का, ब्रिटिश शासन का साथ दिया था भारत के जमींदारों ने, तो फिर उन लोगों ने भी, ब्रिटिश शासन ने, महारानी ने जब अपना का सब कब्जा ले लिया, कंपनी का शासन खत्म कर दिया, तब फिर उन्होंने उन जमींदारों के लिए भारत में सीमित औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया, उसको बढ़ावा दिया। क्या, क्यों बढ़ावा दिया? एक तो समानता की नीति के कारण, समानता की नीति के कारण, क्योंकि ब्रिटेन की महारानी ने यह घोषणा की कि हमारे लिए इंग्लैंड और भारत दोनों समान हैं, ठीक है ना। दूसरा, भारतीय जमींदार और पूंजीपति वर्ग के सहयोग के लिए, कि भाई इनका सहयोग मिलता रहेगा तो हम लंबे समय तक यहां बने रहेंगे, ठीक है ना। तीसरा, औद्योगिक क्रांति पूरे यूरोप में फैल चुकी है, तो अब क्यों ना इसी में यह इंडिया में बढ़ावा दिया जाए, ठीक है ना। फैल चुकी है, ऐसे में पूंजीपति वर्ग, इंग्लैंड का पूंजीपति वर्ग सुरक्षित निवेश चाहता है। अब उसके पास पैसा बहुत आ चुका है, तो क्या करे? तो वो ऐसी कंडीशन में क्या चाहता है? सुरक्षित निवेश। इसलिए भारत को चुना, भारत में उद्योग धंधों में पैसा लगाया, बैंक खोले, शेयर मार्केट खोला, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1875 उसको खोला, बैंक खोले, 1770 में पहला बैंक ऑफ हिंदुस्तान अलेक्जेंडर कंपनी ने कलकत्ता में खोला। इसी तरीके से भारत में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया गया, लेकिन सीमित स्तर पर। तो यह भी आपका एक कंसेप्ट है, यानी कि हम देखा जाए तो ये जो कंसेप्ट है सीमित औद्योगिकरण, ये शहरी उद्योग है। शहरी उद्योग यानी कि संगठित उद्योग को बढ़ावा मिला, संगठित उद्योग को बढ़ावा, लेकिन ग्रामीण उद्योग का पतन हुआ, हो गया। पूरी तरीके से ग्रामीण उद्योग का देश की आजादी तक पतन हो गया। गांधी ने इसीलिए चरखा चलाने और ग्रामीण उद्योग, ग्राम स्वराज की अवधारणा इसीलिए रखी थी, गांव में ही सबसे ज्यादा बेरोजगारी थी और जो संगठित उद्योग हैं वो ज्यादा लोगों को रोजगार दे नहीं सकते थे। और जब तक आपके देश के नागरिक आर्थिक रूप से सशक्त नहीं होंगे, तब तक आपका देश सशक्त नहीं हो सकता था। ऐसा नहीं कि गांधी ने शहरी उद्योगों का विरोध किया हो, नहीं, बोले ग्रामीण उद्योगों को भी उतना ही मजबूत करने की जरूरत है जितना शहरी उद्योग। गांव मजबूत नहीं होंगे तो शहरी उद्योग उनकी आपूर्ति नहीं कर सकते, उनकी पूर्ति नहीं कर सकते, ना रोजगार में ना अन्य चीजों में। कैसे करेंगे? इसलिए इस पर बढ़ावा दिया गया, इसको फोकस किया गया, ठीक है ना। यह कंसेप्ट था, ये सारी चीजें हुई। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास से आपको भी औद्योगिकरण और औद्योगिकरण की सारी गतिविधियों की जानकारी मिल गई होगी, ठीक है ना। अब नेचुरल सी बात है, जब शहरी उद्योग का पतन होगा तो लोग शहर से गांव की ओर भागेंगे, गांव में जाकर के अपने भाइयों से अपनी जमीन का, अपनी संपत्ति का बंटवारा करने की कोशिश करेंगे। खेत जो है, कृषि जो है, कृषि भूमि जो है वो छोटी छोटी होने लगेगी, जोत छोटी होने लगेंगी, कम उत्पादन होगा, संघर्ष बढ़ेगा। और ये सारी चीजें
शहरी उद्योगों के पतन के बाद शुरू हुई। और जब ग्रामीण उद्योग पतन हुआ तो समझ लीजिएगा पूरी तरीके से लोग कृषि पर निर्भर हो गए और कृषि पहले से घाटे का सौदा चल रही थी। तो ऐसे में पूरे देश में गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, ऋणग्रस्तता, भूमिहीन कृषक, शोषण हर तरफ फैल गया। यानी कि भारत की कुल मिलाकर के स्थिति बहुत खराब रही, बहुत खराब। अब आप समझ सकते हैं। तो ये थे आपके शहरी उद्योग और ग्रामीण उद्योगों के पतन का प्रभाव, आप लोग समझ सकते हैं। और इस तरीके से आसानी से एक सिंपल सा कहानी के तौर पर पढ़ते जाइए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है ना। बाकी कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज हो तो मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप लोगों के लिए एक न्यूज ये है कि स्टडी IQ IAS P2I फाउंडेशन दिसंबर मॉर्निंग बैच शुरू कर रहा है 17 दिसंबर से। तो अभी आप 2026 के लिए और 2027 के लिए बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। MK लाइव कोड से आपको बढ़िया डिस्काउंट भी मिल जाएगा और सारी चीजें आपको मिलेंगी। फाउंडेशन क्लास तो मिलेगी, अलग से आपको प्री की SIP भी मिलेगी, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, GS की टेस्ट सीरीज भी आपको फ्री मिल जाएगी, NCERT की क्लासेस भी फ्री मिल जाएंगी, मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम भी होगा, साथ के साथ आपको मेंस की टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी होगा, ज्ञानवाणी सत्र भी होगा। और इसमें आपको एक स्टूडेंट को एक मेंटर प्रोवाइड कराया जाएगा जो उसके डाउट्स को क्लियर करेगा या उसके साथ बैठ करके रणनीति बनाएगा आपकी सफलता के लिए। 1-to-1 मेंटरशिप का प्रोग्राम, ये सब कुछ इसमें इंक्लूड है। आप घर बैठ करके क्वालिटी एजुकेशन को एंजॉय कीजिए, तैयारी कीजिए और सिलेक्शन लीजिए। बाकी कोई भी डाउट है तो मैं आपके साथ में हूं, मनोज। ठीक है। और MK लाइव कोड इस्तेमाल करते हैं तो मेरे साथ, मेरी गाइडेंस में आप रहेंगे ही रहेंगे ऑटोमेटिकली। ठीक है ना। और कोई भी डाउट हो तो मुझे यहां पर कांटेक्ट कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। और ये मेरा टेलीग्राम बारकोड है, इसको जरूर ज्वाइन कर लेना। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।